बैठ गए हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने 72 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। 6 सालों से गंगापुर वार्ड के बीचों बीच सरकारी शराब की दुकान का संचालन किया जा रहा है, जिसके चलते लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। नगर निगम क्षेत्र स्थित गंगापुर के शराब दुकान को हटाने के लिए अब यहाँ के मोहल्ले वासी आंदोलन करने लगे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये महिलाएं हैं जो शराब दुकान को बंद करने के लिए यहाँ पे मतलब धरने पे खड़े हो चुके हैं। ये शराब दुकान आप देख सकते हैं, ये शराब दुकान है जो लंबे समय से संचालित है। महिलाओं का कहना है कि यहाँ पे शराब दुकान संचालित करने से काफ़ी उन लोगों को परेशानी हो रहा है। आइए इन महिलाओं से बात करते हैं, आखिर मेन कारण क्या है। क्या नाम आपका? अनीता साहनी। अनीता जी, क्या समस्या क्या आ रहा है? समस्या शराबियों से, शराब दुकान से बहुत ज़्यादा है और माननीय विधायक जी जब से विधायक बने हैं तब से बोल रहे हैं कि हटाएंगे हटाएंगे। आखिर कब हटाएंगे? वो आए और हमको जवाब दें। समस्या किस टाइप का आता है? समस्या किस टाइप का आता है? हम लोग का समस्या तो इतना आता है कि हम कह नहीं सकते, काहे कि हम उतना नहीं जानते हैं कि मतलब हमारे पास ना मोबाइल है ना हमारे पास और कुछ है कि हम उनको रिकॉर्डिंग करके दिखाएं, चाहे हम फेसबुक में डालें, चाहे और कुछ करें। हमारे पास कुछ नहीं है, बस हम ऐसा ही मतलब वो रहते हैं और नहीं जानते हैं। इतना का सामना करता पड़ता है कि क्या कहूँ, हाथ धर के भगाने से भी नहीं भगते हैं। अगर दूसर से लगा देंगे बच्चे लोग के जो हटा दो इसको दरवाजा से, तो हटते नहीं हैं, पी के पड़े रहेंगे दिन के रात के, सुबह शाम एकदम उल्टी करते रहते हैं। कोई क्या करते रहते हैं समझ में नहीं आता है। क्या दिक्कत आता है यहाँ पे? हमें बहुत दिक्कत है यहाँ शराब दुकान से। किस टाइप का परेशानी होता है? हमको परेशानी तो बहुत तरह से होता है, क्योंकि बच्चे लोग भी हमारे जैसे कुछ सामान लेने भी भेजे, ट्रैफिक इतना जाम हो जाता है। दरुआ लोग बोलते हैं कि लगता है कि एकदम गाड़ी चढ़ा देंगे उन लोगों पर, इस टाइप करते हैं हम लोग। अच्छा, हटाने की मांग की लेकर कहाँ कहाँ आप लोग मांग रखते हैं? हम लोग यहाँ कलेक्टर के पास हम लोग 20 बार से भी ज़्यादा जा चुके हैं, वहाँ से भी आश्वासन मिला है। साल भर पहले हम लोग को दिखाया गया था ट्रांसपोर्ट नगर में कि वहाँ ज़मीन है, वहाँ बन रहा है, हट जाएगा आचार संहिता बाद हटेगा। आचार संहिता भी खत्म हो गया, बोर्ड भी खत्म हो गया, फिर भी कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये शराब भट्टी है। दूसरा ओर देखिए, ये रोजगार कार्यालय है जहाँ पे छात्र छात्राएं भी आते हैं, लेकिन इसके बावजूद जिला प्रशासन इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। अब देखना ही होगा कि आने वाले समय में इस शराब दुकान को हटाने में प्रशासन कौन सा कदम उठाती है। अपने साथ में रमेश का इंटरव्यू, अंबिकापुर। खबर बैतूल से है, जहां सरकारी कॉलेज की लाइब्रेरी में पानी घुस गया है। जय जयवंती हॉक्सर कॉलेज में बद इंतजामी के चलते लाइब्रेरी में रखी किताबें गीली होकर खराब हो रही हैं। बारिश के चलते बेसमेंट में बने लाइब्रेरी में घुटने तक पानी भरा है और किताबें गीली हो गई हैं। प्रबंधन को भनक तक नहीं लगी। वहीं एक छात्र की शिकायत के बाद इस मामले का खुलासा हुआ है। अभी विगत कुछ दिनों पूर्व जेएच कॉलेज की लाइब्रेरी करोड़ों रुपए की लागत से बनी है। उसके बेसमेंट में कॉलेज प्रशासन द्वारा पुस्तकें रखी गई थी। विगत वर्ष तक के ये पुस्तकें प्रथम तल पे रखी गई थी, जिससे पुस्तकों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता था। अब इस बार पता नहीं इन्होंने किस अधिकारी के कहने पर उसको बेसमेंट में रखी है, जिससे पूरी पुस्तकें गीली हो चुकी है, घुटनों तक के पानी भरा गया था। और इसकी सूचना पहले भी मैडम को थी, मैडम ने कोई कार्रवाई नहीं करी। जब हमारे द्वारा ये बात उठाई गई तब मैडम ने इस पर एक्शन लिया गया। और मैडम ये कहती है कि मैं कर्मचारियों पे, मैं मजदूरों पे क्या कार्रवाई करूंगी। पुस्तकालय में जो जिनके पास अभी प्रभार है वो अभी तक यहाँ नहीं थे, वो मेडिकल पर थे, उन्होंने कल ही ज्वाइन किया है। और हमारे यहाँ पर जो गेस्ट फैकल्टी है वो ग्रंथपाल के रूप में है। तो मैं उनके माध्यम से ही अब वहाँ की पूरी जानकारी लूँगी कि क्या स्थिति है वहाँ बारिश की। वैसे जब बारिश की सूचना मिली हुई थी तो मैंने तत्काल वहाँ का वितरण बंद करवा के ऊपर हमारे यहाँ जो वर्चुअल कक्ष वाला कमरा है जहाँ से वितरण की खिड़की बनी हुई है, हमने वहाँ से वितरण की व्यवस्था करवा दी है। बेमेतरा जिले के बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। दरअसल बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में 57,000 शिक्षकों की भर्ती करने की घोषणा की थी। सत्ता में आने के बाद विधानसभा में 33,000 शिक्षकों की भर्ती करने का ऐलान किया गया, लेकिन अब तक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, जिससे नाराज बेमेतरा जिले के प्रशिक्षित बीएड डीएड के बेरोजगार युवाओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की। साथ ही जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी।
ये छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ जिला बेमेतरा के अध्यक्ष दीनबंधु के द्वारा अपने अन्य जो डीएड बीएड प्रशिक्षित साथियों के साथ उपस्थित आकर यहाँ प्रदेश में 33,000 शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द करने बाबत ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे सौंपा गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक बनने की मांग को लेकर आखिर क्यों बेमेतरा कलेक्ट्रेट पहुंचे ये युवा। आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से उन्होंने विधानसभा में घोषणा की थी कि शिक्षकों की भर्ती होगी। बीएड और डीएड प्रशिक्षित शिक्षक आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर क्यों कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, सीधे हम जानते हैं। हम मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरे जो हैं ये बेरोजगार हैं, ये बेमेतरा जिले के हैं। बेमेतरा जिले के साथ साथ और अन्य जिलों में भी इसी प्रकार की इनकी प्रक्रिया चल रही, जैसे इन्होंने बताया है कि लगातार हड़ताल कलेक्ट्रेट में कर रहे हैं। चलिए हम सीधे बात करते हैं यहाँ के जो उनके अध्यक्ष है। क्या नाम है पहले आपका? मेरा नाम दीनबंधु साहू है। आज कैसे आना हुआ? छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ के तत्वाधान में सारे प्रदेश में ज्ञापन सौंपा जाना है। उसी कड़ी में हम आज यहाँ पे बेमेतरा कलेक्ट्रेट आए हुए हैं कलेक्टर महोदय का ज्ञापन सौंपने के लिए सरकार के नाम पे। जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में घोषणा किया था 57,000 शिक्षक भर्ती का, उसके उपरांत विधानसभा में 33,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा की गई, जो कि आज पर्यंत तक जमीनी स्तर पर नहीं आ पाई है। उसी कड़ी में उस 33,000 शिक्षक भर्ती को निकलवाने के लिए हम सभी यहाँ पे प्रशिक्षित डीएड बीएड अभ्यर्थी कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्या इसको लेकर कभी और आपने बात नहीं रखी थी कि आज ही शिक्षक दिवस की बात रख रहे हैं, या इसके पहले ही बात रख चुके हैं? इससे पहले भी हम लोग बात रख चुके हैं और ये मांग हम लोग जब भी शिक्षक भर्ती आने वाले होते हैं उससे पहले हमको ये हड़ताल करना पड़ता है या फिर उसके लिए ज्ञापन देना पड़ता है। उससे पहले 2019 में भी जब शिक्षक भर्ती आया था तब भी यही करना पड़ा था, 2023 में भी आया तब भी यही करना पड़ा और हम अभी भी अपने अधिकार के लिए यही करने आए हैं। 33,000 शिक्षक भर्ती जल्द शुरू करनी पड़ेगी उन लोग को। 57,000 का विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा हुआ था, जैसे ही लोकसभा चुनाव आया उससे पहले 33,000 का घोषणा हुआ और ये 33,000 कहाँ है, ये तो हवाओं में दिख रहा है ऐसा लगता है मेरे को। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि हवाओं में है 33,000 या ये चीजें, तो ये चीजें। दूसरी बात मैं जानना चाहता हूँ आपसे, 57 और 33 क्या लगता है भर्ती हो पाएगी प्रक्रिया? आपको लगता है सरकार को बिल्कुल करना ही पड़ेगा क्योंकि बजट में इसको पारित किया गया था। हम लोग आज इस आंदोलन के और ज्ञापन के थ्रू ये चेतावनी आए हैं, हम लोग 15 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं। अगर 15 दिन में सरकार कुछ नहीं करेगी तो 21 तारीख को पूरे प्रदेश में आमरण अनशन स्टार्ट होगा। हम लोग बिल्कुल इनका कहना है कि आमरण अनशन। अभी आप लोग हैं बेरोजगार हैं, कुछ काम नाम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? खाली बेरोजगार भी कुछ सिर्फ लाइब्रेरी का फीस पटा रहे हैं, सच से 8 महीने से पटा रहे हैं फीस। अगर सरकार पहले से बता देते कि हम इतने मास मिलाएंगे तो शायद वो खर्च भी बचा रहता। एक गरीब किसान का लड़का या मजदूर का लड़के सब उधर जाके पढ़ रहे हैं, अपने पैसा वेस्ट कर रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए इस विषय में, उनको कब निकालना है, कैसे निकालना है बता दे। ऐसे धोखे में क्यों रख रहे हैं कि 57,000 लाएंगे, 33 लाएंगे, फिर 9,000 लाएंगे, कब तक लाएंगे शिक्षक भर्ती? बिल्कुल देख सकते हैं, ये बेरोजगारों की अपनी पीड़ा है। इनका कहना है कि ये मजदूर गरीब परिवार के अलग अलग काम करते हैं। कई एक ऐसे युवा, जो मैं पिछली बार मैंने बात किया था किसी युवा से, उन्होंने कहा है कि वो मजदूरी करते हैं और तैयारी करते हैं। बिल्कुल इनकी मांग जायज है क्योंकि लाइब्रेरी में इनको फीस देना पड़ता है। फीस आखिर लाए कहाँ से? जब तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होगी तो हालात यही होते रहेंगे और यूं ही बेचारे दिन प्रतिदिन हड़ताल के मजबूर होंगे। और इस जैसे लड़कों ने कहा कि हमें सड़क पर आना पड़ेगा, तो आखिर बेरोजगारों को सड़क पर क्यों आने की नौबत हो, ये सरकार को सोचनी पड़ेगी। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस के हाथ कामयाबी लगी। पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर लोगों के खातों से राशि उड़ाने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपियों के पास से अलग अलग बैंक के 28 एटीएम कार्ड, एक बाइक बरामद हुई है। पकड़े गए दोनों आरोपी राजस्थान के रहने वाले हैं और इनके खिलाफ 4 ठगी के मामले भी दर्ज हैं। एक महिला को आरोपियों ने ठगी का शिकार बनाया था। इसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। मुखबिर द्वारा मिली सूचना के अनुसार हमने 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है, जो मूलतः धौलपुर राजस्थान के रहने वाले हैं और दोनों जो आरोपी हैं उनके विरुद्ध आपराधिक रिकॉर्ड है। एक आरोपी जो शमशेर खान है उसके विरुद्ध 3 अपराध पंजीबद्ध है और शमशाद खान है उसके खिलाफ 1 अपराध पंजीबद्ध है। दोनों जिला धौलपुर के रहने वाले हैं। इनके पास से हमने घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल और कुल 28 फर्जी एटीएम कार्ड भी प्राप्त किए हैं और कुछ नगद राशि भी इनसे मिली है, जो लगभग 2100 रुपये है, जो उन्होंने उक्त महिला से एटीएम बदल करके 3800 रुपये का फ्रॉड उस महिला के साथ में किया था। साथ ही अभी ग्वालियर जिले में कुछ और भी इस तरह के वारदात हुई थी, उनमें भी इनकी भूमिका सामने आ रही है। तो संबंधित थानों के माध्यम से उन प्रकरणों में भी इन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
और अब बात एनडीटीवी की मुहिम की। दमोह के पास असलाना रेलवे ट्रैक पर एक लावारिस बच्चा लकी घायल अवस्था में मिला था, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा था। एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और एनडीटीवी ने लकी के परिजनों को ढूंढने की एक मुहिम चलाई और हमारी मेहनत रंग भी लाई। माता पिता ने लकी से बात की और आज उसे लेने दमोह पहुंचे। माँ बाप को देखकर लकी की आंखों में आंसू आ गए। अस्पताल स्टाफ को भी खुशी है कि लकी उनके माता पिता से मिल गया है, अपने माता पिता से, लेकिन उसके जाने का गम भी है। पिता की माने तो 20-21 अगस्त को लकी रेलवे स्टेशन से गायब हो गया था। पिता ने काफ़ी खोजबीन की। जब लकी नहीं मिला तो उन्होंने छिंदवाड़ा रेलवे पुलिस को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई और उसके बाद हमने खबर दिखाई और अब ये तस्वीरें सामने आई हैं जो सुकून दे रही हैं। जिला पड़ता में अम्बाड़ा गुड़ी का रहने वाला। यहाँ किसी आया हुआ अपने बच्चे को लेने के लिए। कब गुमा था आपका बच्चा? मिनिमम 20 या 21 की बात है ये सर। शिकायत करवाई थी? शिकायत सर मैंने बहुत लेट करवा दी, क्योंकि मेरा बच्चा जिसके साथ खेल रहा था मुझे ऐसा लगा कि उसके साथ चला गया। मैं उसको तलाश करने के चक्कर में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। मैं फिर हॉस्पिटल में भी एडमिट था। उसके बाद में खुद तलाशी किया। जब मैं थक गया तलाश करते करते तब मेरे को किसी ने बताया कि पुलिस की सहायता लीजिए। तब मैं गया इनके पास। उसके बाद रेलवे स्टेशन गया मैं आरपीएफ के पास। वहाँ से फिर मैंने अपने बच्चे के बारे में सूचना दिया कि मेरा बच्चा यहाँ से गायब हो गया। मैं स्टेशन पे आया था और मैं इधर सो रहा था। उसके बाद मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया, मेरे को नहीं मिल रहा। किसके साथ गया किसके साथ नहीं गया पता नहीं मुझे। मतलब छिंदवाड़ा से दमोह तक पहुंचने में किसी के साथ आए हैं? पता नहीं सर, मुझे खुद नहीं मालूम। मुझे नींद लग गई थी सर। कब की बात है? ये मिनिमम 20 या 21 तारीख की बात है। इतनी डेट मेरे को कंफर्म नहीं, मगर 20 तारीख की मैंने रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जसवंत सिंह नाम है मेरा। असलाना रेलवे ट्रैक के पास जो घायल बच्चा मिला था लकी, आज उसके माता पिता जीआरपी पुलिस छिंदवाड़ा के साथ अभी दमोह पहुँचे हैं। उसके माता पिता से उसको मिला दिया गया है। बच्चा खुश है, परिजन खुश है और सुबह जो है विधिवत जो है उनकी रवानगी हो जाएगी। वहाँ से कौन आया है? वहाँ से लकी के माता पिता आए हैं और एक प्रधान आरक्षक भगवत जी आए हैं जीआरपी थाना छिंदवाड़ा से। नर्मदापुरम जिले के सुहागपुर में एक 2.5 साल पुराने रेप के मामले में कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा और जुर्माने की सजा सुनाई है। सुहागपुर कोर्ट ने पहली बार मृत्युदंड की सजा सुनाई है। मामले में दोषी को पॉक्सो एक्ट और हत्या की धारा में फांसी की सजा सुनाई गई। हाथ में हथकड़ी, चेहरे पर खौफ। नर्मदापुरम जिले के सुहागपुर में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या केस में सुहागपुर कोर्ट ने इस आरोपी को दोषी ठहराया और इसे सुनाई फांसी की सजा। सुहागपुर कोर्ट के 125 साल के इतिहास में पहली बार किसी दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई। करीब 2.5 साल पहले 25 दिसंबर 2021 को 5 साल की बच्ची अचानक लापता हो गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने छानबीन शुरू की तो बच्ची छत पर पुराने कपड़ों के नीचे ढकी हुई मिली। जांच से पता चला था कि बच्ची की हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। इस पूरे मामले में जब पुलिस पड़ताल करती है तो बच्ची की लाश एक कपड़े में लिपटी हुई उसके घर की छत पे मिलती है, जिसके बाद मामला बेहद संवेदनशील हो जाता है। पूरा गांव थाने को घेरकर आरोपी को फांसी की सज़ा देने की मांग करता है, साथ ही जल्द गिरफ्तारी की बात करता है। पुलिस मामले की तफ्तीश करती है और एक आरोपी जो ममेरा भाई है उसे शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। जब सख्ती से इससे पूछताछ की जाती है तो नाबालिग के साथ रेप और हत्या करना उस आरोपी द्वारा कबूल किया जाता है। जांच में जुटी पुलिस को शक था कि आरोपी नजदीकी हो सकता है। पुलिस ने इस मामले में ममेरे भाई किशन को हिरासत में लिया। पूछताछ की तो किशन ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। किशन ने बताया कि वो बच्ची के साथ 6 महीने से गलत काम कर रहा था। मामला कोर्ट में करीब 2.5 साल तक चला।
दोषी को फांसी की सजा दिलाने के लिए डीएनए रिपोर्ट और बच्ची के नाबालिग भाई के बयान को आधार बनाया गया। देखो, मामला काफ़ी जटिल था। मामला लगभग जो है ना 3 वर्ष न्यायालय 3 वर्ष से लंबित था मामला। और उसकी इम्पोर्टेंट साक्षी ये है कि डीएनए के आधार पर वो आरोपी को वहाँ पाया गया था, क्योंकि उसके जो कपड़े थे वो डीएनए से मैच कर रहे थे। इस आधार पर जो रासायनिक एविडेंस और जो फॉरेंसिक जो एफएसएल रिपोर्ट है ना, उसके आधार पर भी जो है ना न्यायालय ने उसे विरलतम से विरलतम अपराध माना है। और बच्ची की जो नेल्स जो पाए गए थे, जो गले में नेल्स आए थे आरोपी के, वो भी पॉजिटिव पाए गए थे। तो इस आधार पर न्यायालय ने बहुत क्रूरतम जघन्य अपराध माना है और इस आधार पर उसे मृत्युदंड की सजा दी गई। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाने से पहले रामचरितमानस की चौपाई कही। कोर्ट ने कहा, अनुज बधू भगिनी सुत नारी सुनु सठ कन्या सम एचारी इनहि कृदृष्टि बिलो कई जोई ताहि बंधे कुछ पाप न हो। श्री रामचरितमानस की इस चौपाई का अर्थ है छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये सभी समान होते हैं। इनकी तरफ कोई बुरी नजर से देखता है तो उसे मारने से पाप नहीं लगता। इसी चौपाई से 5 साल की मासूम और उसके परिवार को न्याय मिला है। इसी चौपाई को सुनकर जज ने मासूम के बलात्कारी को फांसी की सजा सुनाई। एनडीटीवी के लिए नर्मदापुरम से संजय दुबे की ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में ग्रामीण और स्कूली बच्चे एमपीआरटीसी की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं। यहां लैंडस्लाइड के चलते 3 जिलों को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे का एक हिस्सा धंस गया था, जिसके बाद से ही इस पर आवागमन बंद है। 15 दिन गुजर जाने के बावजूद स्टेट हाईवे पर आवागमन शुरू नहीं हो पाया है, जिस वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला कलेक्टर ने एमपीआरटीसी के अधिकारियों को स्टेट हाईवे शुरू करने के निर्देश दिए थे, बावजूद इसके अभी तक लोगों के लिए हाईवे नहीं खोला गया है। वो एक बड़ा पोर्शन उसका वो लैंडस्लाइड हो गया था, उसमें तो धंस गया था। उस समय लोगों की सुरक्षा को देखते हुए बंद किया गया था। जब मेरी अभी लेटेस्ट अपडेट मैंने लिया है तो उसमें उसकी डिज़ाइन जो है अप्रूव नहीं हुई थी, अब आज अप्रूव हो गई हेडक्वार्टर से, कल से काम उसमें चालू हो जाएगा। यहाँ यही समस्या जा रहा है कि यहाँ एसडीएम साहब आया था, आने के बावजूद 2 दिन के लिए कहा कि दादाजी आपके गांव में हम ब्लैक करके जा रहे हैं, 3 दिन के बाद आपके चौथैया दिन में रोड खुल जाएगी। तो आज 20 दिन हो गया, आज भी रोड नहीं खुल रही है और इतनी जाम लगे। छोटे छोटे बाल बच्चे, सियाने लोग अस्पताल जाते हैं, पाली पास में है हमको यहाँ से, तो हम पाली भी जाते हैं, तो बुखार लेके हम कैसे जाए? हमारी जान भी पीछे रास्ते में छूट सकती है। हमारा कोई सुनाने वाला नहीं है यहाँ पे। लगभग हम यहाँ से 15 किलोमीटर दूर की स्थिति में रहते हैं और हम पढ़ने के लिए बटौंदा स्कूल आते हैं। बारिश के कारण रोड टूट जाने का राजमार्ग में हमें बहुत तकलीफ होती है। हम उमरिया डिस्ट्रिक्ट से आते हैं पढ़ने के लिए और मेरे जैसे बहुत ही छात्र हैं जो उन्हें आने में बहुत दुविधा और हानि होती है। और हम रोज़ बहुत से सारे बच्चे हैं, लगभग 20 से 25 बच्चे, जो कि हम रोज़ पैदल आते जाते हैं और सरकार से हमारी यही दरख्वास्त है कि ये रास्ता जल्द से जल्द बनाया जाए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गरीब बच्चों के लिए मुफ्त में स्कूटर पर स्कूल चलाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के भोपाल की सड़कों पर लगभग हर रोज एक खास एक्टिवा दिखती है। एक्टिवा सवार बच्चों से मुफ्त पढ़ाई करने की अपील करता है। ये है एजुकेशन एक्सप्रेस। संशोधित एक्टिवा स्कूटर स्कूल के नाम से मशहूर हो चुकी है। इसे पेशे से मैकेनिक विजय अय्यर ने बनाया है। विजय अय्यर गरीब बस्तियों में घूम घूम कर बच्चों में किताबें, स्टेशनरी और खिलौने बांटते हैं। जितना मेरा जीवन यापन के लिए आवश्यकता है मैं उतना कमाता हूँ, बाकी समय इन बच्चों के लिए कि बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग पढ़ें और लिटरेसी रेट जो हैगा अपना मध्य प्रदेश का बड़े बच्चे लोग बड़े होकर कुछ बनना है और यही हमारी दादी का लक्ष्य था कि बच्चे लोगों को पढ़ाया जाए। फाइनेंशियल मदद जो हमारे मुंबई में दादी जी के द्वारा हमें फाइनेंशियली मदद मिलती है।
कहीं से जो भी है कि हम लोग आगे लोगों से फाइनेंशियली मदद ना लेके लोगों से हम सामान ले लेते हैं। और बहुत सारे लोग जैसे जिनका पुण्यतिथि है, हम बोलते हैं आप अपना पुण्यतिथि अपने घर पे ना मना के, ऐसे लोगों के बीच में उनको ज्यादा जरूरत है। विजय ने 3 साल पहले एक्टिवा पर स्टोरेज बॉक्स बनाया। दूसरे सामानों के साथ इसमें लैपटॉप भी होता है। विजय इनके साथ आंगनबाड़ियों और झुग्गी झोपड़ियों में जाते हैं और उन बच्चों को पढ़ाते हैं जिनके लिए पढ़ना लिखना दूर की कौड़ी है। पहले बहुत कम बच्चे स्कूल जाते थे, बट क्या जब से हम लोग मूवमेंट स्टार्ट किया, यहाँ पे हमने एक मैडम भी हायर करी है, ठीक है। और इसके लिए भी हम क्या अपना वहाँ से मुंबई से जो दादी के द्वारा रेंट आता है, तो उसके द्वारा बच्चे यहाँ पे कोचिंग भी चलता है कंटिन्यूसली। बच्चे क्या है कि वो मोटिवेट होते रहते, पढ़ते रहते हैं और बच्चों की जरूरी शिक्षण सामग्री भी हमारे माध्यम से बच्चों को दिया। हफ्ते में यहाँ पे 2 दिन आता हूँ, बाकी के मैं आंगनवाड़ियों में जाता हूँ। ऐसे करके भोपाल शहर में 60 से अधिक आंगनवाड़ियों में जाके बच्चों को लैपटॉप के माध्यम डिजिटल एजुकेशन के द्वारा पढ़ाया जाता है। विजय को काफी उत्साही स्टूडेंट मिले हैं। वे भविष्य के लिए बड़े सपने बुन रहे हैं। किताबें देते हैं, फ्रूट्स नेम बताते हैं, ABCD पढ़ाते हैं। जब वो पढ़ाते हैं तो आप एंजॉय करते हो? हाँ। कौन सी आप स्कूल जाते हो? हाँ। कंप्यूटर में सब कुछ पढ़ाते दिखाते भी, खिलौने वाला। अच्छा, और कैसे पढ़ाते हैं? कंप्यूटर में दिखाते हैं, गाना बजा के पढ़ाते हैं? नहीं, ये ऐसे सब्जियों के नाम, फलों के नाम ऐसे पढ़ाते हैं भैया। स्कूल जाते हो आप? हाँ। कब से जा रहे हो स्कूल? कौन से क्लास में? तीसरी। अब क्या बनोगे बड़े होके? डॉक्टर बनना है। विजय को उम्मीद है कि ये सिलसिला लंबे समय तक जारी रहेगा। वे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाएंगे और दूसरों को भी शिक्षा प्रसार के लिए प्रेरित करेंगे। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में एक से बढ़कर एक जलप्रपात है, जिनकी खूबसूरती बारिश के दिनों में देखते ही बनती है। भारी बारिश के चलते जलप्रपात पानी से लबालब हो गए हैं। आलम यह है कि जलप्रपातों से जब पानी रफ्तार के साथ नीचे गिरता है तो झरने की आवाज़ 1 किलोमीटर दूर से ही सुनाई देने लगती है। जब काफ़ी ऊंचाई से झरने का पानी रफ्तार के साथ नीचे गिरता है तो पानी का रंग भी दुधिया हो जाता है, जो लोगों को काफ़ी आकर्षित करता है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर डिंडोरी जिले में न्यूसा, देवनाला, शिवनार, टिकरकुंड समेत 1 दर्जन से ज़्यादा जलप्रपात हैं, जिनका अपना अपना धार्मिक महत्व भी है। हैरान करने वाली बात यह है कि अब तक जिले के जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने जलप्रपातों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कोई पहल नहीं की है। कलेक्टर हर्ष सिंह ने NDTV को आश्वस्त किया है कि सबसे मिलकर जलप्रपातों वाले स्थानों को डेवलप करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। तीसरा जिले में बहुत ऐसे वाटरफॉल से प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, लेकिन वहाँ डेवलप नहीं हो पाए सर आज तक। पर्यटन स्थल अगर वहाँ बनाया जाए तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। देखिए, बिल्कुल ये है कि प्राकृतिक और नैसर्गिक सुंदरता से परिपूर्ण है ये डिंडोरी जिला। और उसमें कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे झरने हैं, वाटरफॉल हैं, लोग जाते भी हैं। प्रयास ये किए जाएंगे सबसे मिलके कि उनको डेवलप किया जाए, चाहे लोगों का आवागमन बना रहे और वो आसपास के लोगों को भी उससे फ़ायदा मिल सके। देखिए, डिंडोरी ज़िले में कई जगहों पे जो वाटरफॉल है ये प्राकृतिक सुंदरता को निखारता है। और हमारा डिंडोरी ज़िला में वैसे ही प्राकृतिक सुंदरता का एक स्थान है, कई जगहों पे आप देख रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे ज़िले में आने वाले समय पर्यटन स्थान होना चाहिए। पर्यटन के लिए मांग करेंगे, इसमें आप लोगों का कहना ठीक है। इससे काफ़ी लोगों को रोज़गार का अवसर भी प्राप्त होगा। मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा। मैं पत्र लिखकर एक CM साहब को भेजता हूं, इसमें मांग करते हैं। डिंडोरी जिले में बारिश के मौसम में जलप्रपातों का जो नज़ारा है वह बेहद ही मनमोहक और रोमांच कर देने वाला नज़ारा हो गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं नेवसा वाटरफॉल में, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वाटरफॉल जो है करीब 30-40 फीट ऊपर से पानी जब काफ़ी तेज़ रफ्तार से नीचे गिरता है तो इसको देखने का नज़ारा जो है बहुत रोमांचित कर देता है। और इस वाटरफॉल को देखने के लिए न सिर्फ डिंडोरी ज़िले के बल्कि
दूर दराज से आसपास के ज़िले के लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कहें या विडंबना कहें, डिंडौरी ज़िले में ऐसे कई वाटरफॉल हैं जहाँ पर सरकार ने पर्यटन के लिए कोई पहल अभी तक नहीं की गई है, जिसके कारण जो है ये पर्यटन स्थल उपेक्षा के शिकार होते जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नेवसा के स्थानीय एक व्यक्ति हैं, उनसे हम जानते हैं कि इस वाटरफॉल की क्या खासियत है और अगर इसको विकसित कर दिया जाए तो कितना आप लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। पहले बताइए कि ये वाटरफॉल को कैसे जानते हैं, कहाँ से लोग आते हैं? ये बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, अमरकंटक से आते हैं, देश विदेश के आते हैं। और गांव का ये जो है यहाँ का मरम्मत सही ढंग से नहीं हुआ है सर। और इसके बाद में ये नेवसा फाल का इसको जाना जाता है, बहुत दूर 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 ये पहुँच मार्ग है। ये चारों दिशा से आते हैं ये लोग, अमरकंटक से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, भोपाल से आते हैं, सब जगह से आते हैं यात्री लोग। और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, बारिश के मौसम में मान के चलो ये जो बिछलौना होता है, काई जमती हैं, उसमें गिर भी पड़ते हैं कई लोग। भीड़ भड़क हमेशा रहती है, बनी रहती है यहाँ पे। अगर यहाँ पे विकसित कर दिया जाए पर्यटन क्षेत्र में तो आप लोगों को रोजगार भी मिलेगा? जी बिल्कुल विकसित होना चाहिए सर। हमारा कहना ये है, गरीब लोगों के मजदूर 2-4 लोग यहाँ आके, वो बुजुर्ग लोग जितनी गरीबी है, आजू बाजू के जितने गांव वाले हैं, वो आके तो यहाँ तो कार्यक्रम कर सकते हैं। हर चीज़ में काम धंधा, हर एक चीज़, रोजी रोटी मिलेगी, उतनी बहुत है सर। तो ये बताइए कि इस वाटरफॉल नीचे भगवान शिव का मंदिर है जी, क्या है वहाँ? वो इधर तो शिव का मंदिर है और पिंडी बैठी है, उसको बहुत दूर से लाया गया है, जबलपुर से लाया गया था, वो अभी भी विकसित है। बहुत दूर के लोग आते हैं, यहाँ भी है एक, वो उधर भी वो घोघरा पे, उस पे भी उधर भी राम का मंदिर बना हुआ है छोटा सा, अभी भी है, विकसित नहीं है वहाँ। तो जब रोड पूरी बन जाएगी वहाँ पे मंदिर बड़ा बनाने के लिए सोचते हैं, अगर गवर्नमेंट ये ध्यान नहीं दे रही है सर। तो ये यहाँ पे मेला भी लगता है? जी कब लगता है मेला? ये चौथ गणेश को लगता है, चौथ गणेश को लगता है। वो भीड़ रहती है? बहुत भीड़ रहती है। मतलब ध्यान नहीं दे रहा है, नेता भी ध्यान नहीं दे रहा, अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं सर। जो भी ध्यान देते हैं तो हमारे ये पंचायत वर्ग के सरपंच है, सचिव, ये लोग देते हैं बस, और कोई नहीं देते। सरकार गवर्नमेंट अगर दे देती तो और अच्छी बात रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मूलचंद गोस्वामी। तो ये थे मूलचंद गोस्वामी, जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, और ये बता रहे थे कि नेवसा वाटरफॉल जो है यहाँ पे न सिर्फ डिंडौरी बल्कि आसपास दूर दराज के लोग भी यहाँ पर इस जलप्रपात, मनमोहक जलप्रपात का नज़ारा देखने के लिए पहुँचते हैं। बात की जाए डिंडौरी ज़िले में तो नेवसा के अलावा देवनाला और किकरकुंड और शिवनार, ऐसे तमाम कई प्रकार के जलप्रपात हैं जो बारिश के मौसम में जिनका नज़ारा देखते ही बनता है। लेकिन जिला प्रशासन ने, ना जनप्रतिनिधियों ने अभी तक इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है, जिसके कारण ये जो पर्यटन स्थल के रूप में इन जगहों को विकसित किया जा सकता था, अभी तक से और कोई ध्यान नहीं दिया गया, ना कोई पहल की गई है। विजय तिवारी, NDTV, डिंडौरी। देश भर में गणेश चतुर्थी से पहले लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में भी गणेश चतुर्थी की तैयारियां पूरे उत्साह के साथ चल रही हैं। यहाँ इंदौर में कारीगरों का एक ऐसा परिवार है जो बीते करीब 250 सालों से होलकर शैली में इको फ्रेंडली अनोखी गणेश मूर्तियां बना रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में कारीगरों का एक परिवार करीब 250 साल से होलकर शैली में पर्यावरण के अनुकूल गणेश मूर्तियां बना रहा है। इंदौर में पहले होलकरों का शासन था। उनके महल में आज भी खरगोनकर परिवार की बनाई गणेश मूर्ति धूमधाम से स्थापित की जाती है। कि हमारे फोर फादर्स वहाँ अहिल्या माता होलकर के दरबार में आर्टिस्ट के रूप में कार्य करते थे। वो उस समय रंगोली बनाने का बहुत प्रथा थी, हर कार्यक्रम में रंगोलियाँ बनती थी और रंगोली के पोर्ट्रेट और ये वो आर्टिस्ट थे। तो इसलिए चूंकि ये आर्टिस्ट राज दरबार के थे, इसीलिए अहिल्या माता होलकर ने उनसे अनुरोध किया कि चूंकि आप हमारे राज्योपाध्याय और राज्य के आर्टिस्ट हो तो आप ही हमारे लिए प्रतिमा का निर्माण करो गणेश जी की। लेकिन गणेश जी की मूर्ति की डिज़ाइन इस प्रकार बनाओ कि राजशाही ठाट में वो जमे और ऊपर ही होलकरी पगड़ी धारण करवाओ। खरगोनकर परिवार को उम्मीद है कि अगली पीढ़ी भी इस परंपरा को जारी रखेगी और पर्यावरण के अनुकूल रंगों से मिट्टी की मूर्तियां बनाएगी। वो ये प्रभु कृपा है और इनका आशीर्वाद कृपा पूरे परिवार को है, इसलिए किसी को बिठा के सिखाना नहीं पड़ता। हमारी पोती 10 साल की है, वो भी बनाती है, पेंटिंग भी अच्छा करती है, तो ये अपने आप बिल्ट हो जाता है। गणेश उत्सव 7 सितंबर से शुरू हो रहा है। उत्सव के लिए शहर में होलकर शैली की गणेश मूर्तियों की भारी मांग है।
इस शैली में गणेश जी होलकर राजाओं की तरह पारंपरिक पगड़ी पहने हुए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।